आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से तानाशाही दिखा रही है, इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से ये पूछा है कि कोई भी अगर सोशल मीडिया पर किसी की आलोचना करता है, कोई टिप्पणी की जाती है, तो क्या उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार लगातार तानाशाही दिखाते हुए मुंबई पुलिस लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर रही है, जो सरकारों की आलोचना कर रहे हैं या फिर किसी नेता की आलोचना कर रहे हैं या फिर किसी से सवाल पूछा जा रहा है। अब इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में ये मामला गया था और कई ऐसे मामले बॉम्बे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र सरकार के, और इन सब पर भी फटकार लग चुकी है। तो एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकारते हुए कड़े सवाल पूछा और ये कहा है कि किसी भी सार्वजनिक दफ्तर को आलोचना सहनी ही पड़ती है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि पूरे समाज के अधिकारों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच लोगों को संतुलन बनाना ही पड़ेगा। इसके साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए ये पूछा कि क्या उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो ट्विटर पर कुछ भी आपत्तिजनक लिखेंगे। ये सवाल उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है। सरकारी वकील जो इस मामले में पेश हुए थे, उनसे ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल किया है। एस शिंदे और MS कड़िक ने सुनैना होली की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। उनके द्वारा पोस्ट की गई 3 ट्वीट के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्टर किए गए एक केस के मामले में उन्हें अगस्त 2020 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिली। उनके वकील ने कोर्ट में अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला दिया था और कई सवाल खड़े किए थे। इसके साथ ही वकील ने यह भी बताया था कि उनके क्लाइंट ने बस अपने विचारों को प्रकट करते हुए सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के सरकारी वकील से पूछा कि आप कितनों के खिलाफ एक्शन लेंगे। सरकारी वकील का कहना था कि पुलिस सुनैना के उद्देश्य की जांच करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि ट्वीट राजनीतिक दलों के खिलाफ थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि हर सार्वजनिक दफ्तर को आलोचना सुननी ही पड़ती है। अगर कोई किसी की पार्टी के खिलाफ इस तरीके से टिप्पणी कर रहा है या आलोचना कर रहा है तो लोकतंत्र में ऐसा जायज है और हम कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही है कि जो युवा वर्ग है वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। जब तक वो अपने विचारों को प्रकट नहीं करेगा, कैसे उसे पता चलेगा कि वो विचार सही है या गलत। तो सीधे सीधे ये महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर एक और करारा तमाचा है। तो जिस तरीके से अभी तक चाहे अर्णब गोस्वामी का मामला हो, कंगना रनावत का मामला हो, या फिर कई ऐसे मामले आए हैं, समित ठक्कर और तमाम ऐसे लोगों ने जिसने सरकार की आलोचना की थी, या आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे के को किसी भी प्रकार से उनके बारे में कुछ कहा था या टिप्पणी की थी, उन सभी मामलों में जिस तरीके से मुंबई पुलिस काम कर रही है, जो बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है और सिर्फ सरकार की आलोचना करने से किस तरीके से जेल में डाल दिया जाता है, आतंकियों की तरह सलूक किया जाता है, इन सब को लेकर कई बार मामले की सुनवाई कोर्ट में हो चुकी है और कोर्ट से फटकार लग चुकी है। एक बार फिर इस मामले में अब उद्धव सरकार को फटकार लगी है और सरकारी वकील जो इनके तरफ से पेश हुए थे, उनसे सवाल पूछे गए हैं और कड़े सवाल पूछे गए हैं। और ये साफ साफ दिखाता है कि संजय राउत हो या फिर उद्धव ठाकरे और या आदित्य ठाकरे जो इस तरीके से तानाशाही करते हैं वो नहीं चलेगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग या उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो देश विरोधी नारे लगाते हैं। हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है। और महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है वो किस तरीके की तानाशाही कर रही है ये साफ दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस तरीके से जमकर लताड़ा है और इस पर यह साफ हो गया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, कांग्रेस जो केंद्र में बैठकर यहाँ पर किस तरीके से जो विपक्ष में बैठी हुई है और यहाँ पर कई सवाल खड़े करती है और महाराष्ट्र में इन सब चीज़ों पर वो गोलमोल हो जाती है और वहाँ पर किस प्रकार की तानाशाही करती है ये साफ दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने ये पूछा है कि अगर स्वतंत्रता युवा वर्ग को नहीं दी गई तो युवा वर्ग को कैसे पता चलेगा कि वो सही विचार प्रकट कर रहे हैं या गलत। सुनैना ने अपने खिलाफ दायर सभी FIR को रद्द करते हुए गिरफ्तारी के अंतरिम राहत की मांग की थी और 30 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनैना को आदेश दिया था कि वो पुलिस के समक्ष पेश हों और जांच में सहयोग करें। कोर्ट ने ये कहा था कि इन दिनों पुलिसकर्मियों का काम काफी कठिन हो गया है। हड़ताल और प्रदर्शन के लिए विशेष तैयारियां करनी पड़ती हैं। जस्टिस शिंदे ने पुलिसकर्मियों द्वारा 12 घंटे काम करने को लेकर कहा था कि पूरी दुनिया में स्कॉटलैंड यार्ड के बाद मुंबई पुलिस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और आज इस तरीके से सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने खड़े किए हैं।
सरकारी वकील ने कोर्ट से मिन्नतें भी की हैं कि आरोपित को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जाना चाहिए, कुछ कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। पीठ ने यह भी कहा है कि हम जजों को कहा जाता है कि टीवी और ट्विटर न देखें ताकि एकदम फ्रेश दिमाग लेकर कोर्ट में सुनवाई के लिए आए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमने एक लोकतांत्रिक संरचना अपनाया है। अब सभी की नज़रें 3 दिसंबर को सुनवाई पर टिकी हुई हैं और इससे पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने तानाशाही दिखाई है, चाहे फेसबुक पोस्ट को लेकर जो मुंबई के कमाठीपुरा के रहने वाले बालकृष्ण दिकोंडा जिन पर किस तरीके से 10 लाख का जुर्माना भरने के लिए कहा गया था और उसके बाद कई ऐसी चीज़ें सामने आई। बेबी पेंगुइन कहने पर किस तरीके से समित ठक्कर को जेल में डाला गया, उनके साथ आतंकियों जैसा सलूक किया गया, इन सब को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो मेन मकसद है महाराष्ट्र सरकार का वो साफ जाहिर होता है कि पैसे देकर सरकार की छवि को बनाना, और अगर कोई भी सरकार की आलोचना कर रहा है या टीका टिप्पणी कर रहा है तो उसको इस कदर प्रताड़ित करना कि दूसरा कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में नहीं चलती हैं और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है तो कांग्रेस को ये समझाना चाहिए उद्धव ठाकरे को कि इस तरीके के फैसले ना लें, क्योंकि ये सोनिया गांधी के ही इशारे पर फैसले लिए जा रहे हैं तो वो नहीं समझा सकते। और कांग्रेस का ही यही चरित्र है और ये अब दिखाई दे रहा है और वही कांग्रेस है केंद्र से सवाल पूछती है और यहाँ पर बैठकर किस तरीके से प्रोपेगेंडा रचा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोनिया गांधी तमाम आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाती हैं, जबकि आए दिन उनके नेता किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं। अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा और इसके साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई ऐसी चीज़ें कह चुके हैं जिसको लेकर केस अगर होता है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आप किसी के बारे में चोर या फिर मौत के सौदागर किसी को इस प्रकार से संबोधित नहीं कर सकते हैं। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे दिया, जब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लीन चिट दे दी हो, तो इस तरीके के जो बयानबाजी की गई है कांग्रेस के तरफ से, उन सभी मामलों में इसी प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा केंद्र सरकार ने कभी नहीं किया। और महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कि अगर इस तरीके से अगर कोई बोलेगा तो इससे छवि को नुकसान होगा और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, इन सब को लेकर वो डरी सहमी रहती है। और काम करने से लोग अच्छे बनते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो काम कर रही है और भी उसकी बदनामी होती है। अगर इस पूरे मामले में उन्होंने इसे इग्नोर किया होता तो इस प्रकार से ना तो कोर्ट में मामला जाता, ना ही एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगती और ना ही ये जनता के बीच पूरी तरीके से पहुंचता। तो इन लोगों को अब ये समझना चाहिए कि ये किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जब सरकार बनी थी तो सिर्फ यही बात थी कि जनता को धोखा देकर इन्होंने सरकार बनाई है। कामकाज महाराष्ट्र में उद्धव सरकार नहीं कर रही है, बात इतनी सी थी, लेकिन उसके बाद इनके बड़े बड़े घोटाले सामने आने लगे और किस तरीके से तानाशाही जो इनकी है वो सामने आने लगी। कोई भी सरकार पर कोई टिप्पणी करता है तो उसका ऑफिस तोड़ दिया जाता है। पत्रकार जो सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं या सच्चाई सामने लेकर आते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। 10 मिनट का नोटिस दिया जाता है, विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और उसके बाद वो पास होता है। किस तरीके से लोगों पर कार्रवाई की जाती है, 1000 पत्रकारों पर FIR दर्ज कर दी जाती है क्योंकि चैनल ने सरकार से सवाल पूछ लिए, क्योंकि अर्णब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी इंटरव्यू के लिए। इन सब को लेकर महाराष्ट्र सरकार जितनी डरी और सहमी हुई थी, जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की कि इस मामले को सुलझाया जा सके, उतना ही मामला तूल पकड़ता है और उतनी ही बदनामी महाराष्ट्र सरकार की उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत की होती है, उतना ही नुकसान आदित्य ठाकरे को होता है। क्योंकि जिस तरीके से आज तक पर जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया था, राजदीप सरदेसाई को जिस तरीके से इंडिया टुडे पर इंटरव्यू दिया था, उसके बाद तो साफ पता चल गया कि उनको कितनी नॉलेज है चीज़ों के बारे में। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके से वो तानाशाही करते हैं तो आने वाले दिनों में उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जनता के ही मत से बैठते हैं। तो अगर जनता ही आपको नहीं चुनेगी और जनता के खिलाफ इस तरीके से एक्शन लेंगे तो जनता कभी भी नहीं चाहेगी कि एक ऐसी सरकार आए जो तानाशाही करे, जो नॉर्थ कोरिया की तरह बिहेव करे और किस तरीके से तानाशाही दिखाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर अब चीज़ें साफ हो रही हैं और ये दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने उन लोगों को टारगेट किया है जो लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जो लोग जो सरकारी दफ्तर हैं उनको लेकर टिप्पणी कर रहे हैं।
तो अब अगर ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है तो उनके पास भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और सिर्फ एक ही मामला नहीं है, इससे इतने मामले सामने आए, हर मामले में इस तरीके से चीज़ें साफ होती हैं। तो अब ये समझ जाना चाहिए कि कौन सा मामला क्या है और इसमें इस तरीके से वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तो कुछ भी उनको पता नहीं है। संजय राउत जिस तरीके से वो सलाह देते हैं उसी पर वो काम करते हैं। और संजय राउत को खुद नहीं पता कि संविधान में ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है, क्योंकि संविधान तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं। बाद में वो आकर ये कहेंगे कि संविधान की भी पुस्तकें ढूंढ रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए। और उद्धव ठाकरे एक मुख्यमंत्री हैं, वो कोई राह चलते आदमी नहीं कि अगर कोई उन पर पत्थर फेंक रहा है या कोई उन पर कोई टिप्पणी कर रहा है तो उसको वो उसी पत्थर को उठाकर लेकर जाएंगे और उनको दौड़ाकर मार के आएंगे। या फिर अगर कोई टिप्पणी कर रहा है तो उसी तरीके से वो जाएंगे, जब तक उनको सुनाकर नहीं आ जाएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनको ये समझना चाहिए कि उनके जो कंधे पर जिम्मेदारियां हैं वो निभानी चाहिए। जनता की जो परेशानियां हैं उसका निवारण करना चाहिए और लगातार काम करने की ज़रूरत है। आदित्य ठाकरे ने जिस तरीके से इंटरव्यू में कहा था कि आरोप तो लगते रहते हैं, तो विपक्ष की तरफ से फेंके ही जाते हैं, लेकिन हमारा काम होता है कि हम कीचड़ में रहें या निकल कर काम करें। तो यही चीज़ें दिखाती हैं कि आप उसी कीचड़ में हैं और अगर कोई भी सवाल आपसे पूछता है तो किस तरीके से आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक आप उसका ऑफिस ना तोड़ दें, जब तक आप उसके चैनल बंद कराने की जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं वो ना कर लें, जब तक उसको उठाकर जेल में ना डाल दें, तब तक आप पीछे नहीं हटते और आप इस तरीके से बातचीत करते हैं कि हम विकास का काम कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं हुआ है। और जो कमाल आपने किया है वो जनता देख रही है, कितने बड़े बड़े कमाल महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।